हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। आप बोलेंगे मैडम ये तो पुराना डेटा हो गया है, क्योंकि 1 महीने हो चुके हैं इस एक्ट को आए हुए, अब आप लेकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इस एक्ट में खास बात ये हुई है कि असम पहला स्टेट बन गया है जिसने इस एक्ट को एडॉप्ट कर लिया है, इसलिए हम इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया था, इसलिए भी मैं इस टॉपिक को आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आपकी मदद करे। यूपीएससी में जो मेंस राइटिंग होती है वहाँ पर हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको फ्रेम मिल जाए। तो देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा से जो किराएदार होते हैं और जो मकान मालिक होते हैं उनके बीच में हमेशा विवाद रहता है। कई बार क्या होता है कि किराएदार ज़्यादा नुकसान कर देते हैं मकान मालिक का, या फिर कई बार मकान मालिक सिक्योरिटी रख लेते हैं और उसको सही समय पे लौटाते नहीं है, या 1 साल की पगड़ी रख लेते हैं। ऐसे कई सारे विवाद जो है वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में हमेशा से चलते रहते हैं। इसलिए जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को पास कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत में आज से ये एक्ट आ रहा है। सबसे पहले अगर वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग जो है उन्होंने इस टेनेंसी एक्ट पे काम किया था, और बंगाल में 1885 में सबसे पहले वो इस तरीके के एक्ट को लेकर आए थे। तो आइए, क्या खास फीचर है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में वो हम देख लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इस एक्ट को सभी राज्यों को भेज दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे कि राज्य सरकार को भेजने की क्यों ज़रूरत है? केंद्र सरकार ने कानून बना लिया, मतलब अब सेंट्रल ने कानून बना लिया तो स्टेट को अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दैट अगर हम अपने शेड्यूल नंबर 7 में जाते हैं तो शेड्यूल नंबर 7 में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती है। एक यूनियन लिस्ट होती है जिसपे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है जिसपे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार राज्य सरकारों को होता है, और इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अगर हम बात करें तो ये जो लैंड होता है, ज़मीन होती है, ये सभी मुद्दे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने इस एक्ट को राज्यों को भेज दिया और कहा कि राज्य इसे देखें, रेटिफाई करें, और अगर इनको लगता है कि किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो उस पर्टिकुलर जो है सेक्शन उसको अमेंड करके अपने राज्यों में इस टेनेंसी एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ऐसी बात कही गई है। तो ये पूरा कानून जो है वो मकान और किराएदारों के बीच की मुश्किलों को कम करने के लिए लाया गया है। क्योंकि 2011 की जब जनगणना हुई तो पाया गया कि 1.1 करोड़ से ज़्यादा जो हाउसेज है वो वैकेंट है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है, अब आगे क्या है, कितने हाउसेज वैकेंट हैं, लोगों के पास घर है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस डेटा को भेजा गया है। तो वही बात बता रही थी मैं कि 7th नंबर का शेड्यूल अगर देखेंगे और आर्टिकल नंबर 246 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा ये लैंड। तो ज़मीन किसका सब्जेक्ट होता है? इनफैक्ट अगर आपको पता होगा पश्चिम बंगाल का केस, तो पश्चिम बंगाल में जब सीबीआई गई थी तो सीबीआई को ममता बनर्जी ने अरेस्ट करा लिया था। हुआ था ना ऐसा कुछ मुद्दा? क्यों? क्योंकि ज़मीन पे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप वहाँ पे ना जुलूस निकाल सकते हो, ना रैली निकाल सकते हो, ना वहाँ की ज़मीन को ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो बिल्कुल आर्टिकल नंबर 246 और 7th नंबर का शेड्यूल जो है वो आपको स्टेट लिस्ट के बारे में बताएगा कि ज़मीन जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर न्यूज़ ये कहती है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है किसको? असम की गवर्नमेंट को, क्योंकि असम की गवर्नमेंट ने इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को जो है वो अडॉप्ट कर लिया और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, अब क्या खास फीचर्स हैं इस टेनेंसी एक्ट के और किस तरीके से ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच की जो मुश्किलें हैं वो कम करेगा। हालांकि जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा कोई मुश्किलें नहीं होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक कोर्स है, हम उसे कंप्लीट करेंगे और घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो फैमिलीज़ होती हैं जो किराए से रहती हैं उनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से ये एक्ट जो है वो किराएदारों की समस्या को सॉल्व करेगा। सबसे पहले, जैसे कि अगर मेरा घर है, किराए से मुझे देना है, और मेरा कोई दोस्त है और वो आता है मुझसे बोलता है कि मैडम आपका घर हमको किराए से देना है। मैंने बोला ठीक है आप रह लो, ये किराया है, आप आराम से रहो। मतलब हमारे बीच में कैसा कम्युनिकेशन हुआ? वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। हमारे बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं था। तो यहाँ पे इस एक्ट में साफ साफ कहा गया कि वर्बली जो कम्युनिकेशन होगा वो इलीगल होगा, वो वैलिड नहीं होगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर कोई भी डिस्प्यूटेड कंडीशन आती है। इसलिए बोला है कि रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो मैंडेटरी है। जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड है उसके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए कि इतना किराया है, इतने समय के लिए हम आपको हाउस दे रहे हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए पहली चीज़। अच्छा, जब आप जाते हैं घर खरीदते हैं या फिर घर में किराए से रहने के लिए, तो आप लोगों से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया जाता है एज अ सिक्योरिटी पर्पस, या फिर आप लोगों से वो पगड़ी जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैं मुंबई में जब रहा करती थी तो वहाँ पे हम लोगों से पूरा 1 साल का जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा लेते हैं, और जब हम हाउस को वेकेंट करते हैं तो वो हमको रिटर्न करते हैं। तो ये तो बहुत गलत है। तो यहाँ पर साफ साफ इस एक्ट में कहा गया है, अगर आप किराए से कोई घर लेते हैं तो आपको 2 महीने का किराया ही एज अ सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट कराया जाएगा, और कमर्शियल पर्पस के लिए अगर रहते हो आप तो 6 मंथ के लिए ये आपको करवाया जाएगा। पूरा 1 साल या 11 महीने का आपसे रेंट जो है वो एडवांस में नहीं लिया जाएगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ रेंट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस और मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ ऑफ रेंट फॉर द नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हाउस को आप वैकेंट करोगे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको लैंडलॉर्ड के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगली बात क्या कर लेते हैं, और क्या बातें की गई हैं। अब लैंडलॉर्ड के क्या क्या पॉसिबिलिटी है या कौन कौन से कर्तव्य हैं, क्या क्या उसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी घर है उसकी रिपेयर करना, उसमें पेंटिंग कराना, डैमेज को क्लियर करना, वाइट वॉश कराना, है ना, विंडो की दरवाजे की पेंटिंग कराना, ये सभी किसके अंडर आएगा, लैंडलॉर्ड का काम होगा कि वो इन सब चीज़ों का टेक केयर करे। टेनेंट का काम क्या होगा, जो भी घर की चीज़ें हैं उनको डैमेज ना करे। अगर आप बाथरूम या टॉयलेट की बात करते हैं, सॉकेट स्विच की बात करते हैं, किचन में कुछ भी रिपेयरिंग होनी है या फिर कुछ भी ग्लास है वो टूट गई है तो ग्लास की रिपेयरिंग होनी है, ये सभी काम किसके अंडर आएंगे, ये सभी काम टेनेंट के अंदर आएंगे। अब देखो यहाँ पर लगातार जो है वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का प्रॉब्लम भी आता है कि जैसे कि नीचे मकान मालिक रहते हैं, ऊपर किराएदार रहते हैं, तो मकान मालिक का टाइम पास नहीं हो रहा, वो किराएदार के पास आ गए गप्पे करने के लिए। तो प्राइवेसी का भी ब्रीच होता है बार बार आना। यहाँ पे बोला गया है, अगर आपको कोई भी रिप्लेसमेंट करना है या कोई भी रिपेयर या मेंटेनेंस का काम घर के अंदर करना है तो 24 घंटे का नोटिस पीरियड लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को देगा, और फिर उसके बाद उसके घर में एंटर करेगा। ऐसा नहीं कि टेनेंट सो रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो हमको ये रिपेयर करना है, ऐसा नहीं। 24 घंटे का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, ये प्राइवेसी जिससे ब्रीच ना हो, इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। चलिए अब खाली करने की बात कर देते हैं। तो जैसे कि एग्रीमेंट हुआ हमारा कि 11 महीने आप यहाँ पर रहेंगे, तो उन 11 महीने से पहले मैं अपने टेनेंट को घर से बेदखल नहीं कर सकती, घर से नहीं निकाल सकती, अनलेस कोई भी अनएथिकल वर्क वहाँ पर ना हो रहा हो या फिर उसने 2 महीने से ज़्यादा मुझे रेंट पे ना किया हो। मैंने क्या बोला, अगर हमारा एग्रीमेंट हुआ है टेनेंट और लैंडलॉर्ड का तो हम अपने टेनेंट को घर से बाहर नहीं निकाल सकते अनटिल वहाँ पे कुछ अनएथिकल वर्क ना कर रहे हो वो, या फिर उन्होंने 2 महीने से मुझे किराया ना दिया हो। पहली चीज़। अब अगर लैंडलॉर्ड वैकेंट करवाना चाहते हैं अपना हाउस तो 1 महीने का नोटिस पीरियड जो है वो टेनेंट को देना पड़ेगा, और फिर टेनेंट जो है वो उस घर को छोड़ेगा। लेकिन अगर टेनेंट नोटिस पीरियड 1 महीने होने के बाद भी घर को नहीं छोड़ रहा है तो मकान मालिक किराया जो है वो डबल कर सकता है फॉर द 2 मंथ, और किराया जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। ऐसा इसमें पेनल्टी का भी क्लॉजेस यहाँ पर दिए गए हैं टेनेंट को हटाने के लिए। ये जो सारी कंडीशंस है, जो भी कवरेज है, ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, होटल, लॉज, इन सब के लिए ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती। और ये जो पूरा कवरेज है ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब जो नए टेनेंट होंगे उनके लिए, जो ऑलरेडी किराएदार हैं, ऑलरेडी किसी घर में रह रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। जो नए मतलब एग्जिस्टिंग जो टेनेंट है उनके लिए लागू नहीं होगा। जो नए किराएदार आएंगे उनको ये पूरा एक्ट जो है वो कवर अप करेगा। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे हाउसेस यहाँ पर जो हैं वो वैकेंट है। साथ ही साथ हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय द 2022 तक हर एक व्यक्ति के पास अपना घर हो। इस बात को अश्योर करना जो है वो हमारा मिशन है, इसलिए इन सब एक्ट की हमको ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हमारे पास अब चैलेंज क्या है कि चैलेंज ये है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो अभी सारे स्टेट्स को यहाँ पे भेजा गया है। अब सारे स्टेट इस बात को रेटिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, अपने स्टेट में लागू करेंगे या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा रेरा, तो रेरा अगर बात कर रहे हैं तो रेरा 2016 में ये एक्ट आया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। अब इसकी अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेरा एक्ट पे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा, इन 1822 ब्लैंक who served firstly as a governor of Bengal from the 1772 and the 1774 and the governor general from the 1774 to 1785. He passed the Bengal Tenancy Act 1885.
तो उस गवर्नर का नाम बताना है जिसने बंगाल में टेनेंसी एक्ट को पास किया था। आइए हम ब्रीफ कर देते हैं इस पूरे एक्ट को। सबसे पहले ये एग्जिस्टिंग टेनेंसी पे नहीं है, अपकमिंग जो नए किराएदार होंगे उनके लिए लागू होगा। सारी चीज़ें जो होंगी वो रिटर्न एग्रीमेंट में होगी, वर्बल नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी विवाद होता है टेनेंट और मकान मालिक के बीच में तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल जो होते हैं प्राधिकरण होते हैं, इसमें जो हेड होता है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह यहाँ पे ट्रिब्यूनल के हेड होते हैं। और ये ट्रिब्यूनल होगा वो 60 दिनों के अंदर 60 डेज के अंदर इस मसले को सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये बात की गई है। इसके अलावा डिपॉजिट जो है वो कैन नॉट एक्सीड 6 months फॉर द कमर्शियल पर्पस एंड 2 months फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, ये बात कही गई है। अगर टेनेंट जो है वो घर को खाली नहीं करते हैं तो आप किराए को डबल और फिर 4 गुना भी कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर की गई है, ठीक है। टेनेंट कांट मेक एनी स्ट्रक्चरल चेंज, ऐसा नहीं है कि अब हम किसी किराएदार बन के रह रहे हैं किसी के घर में और हमने उसकी दीवार को तोड़वा दिया है, नया कंस्ट्रक्शन कराने लगे हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो विदाउट लैंडलॉर्ड की परमिशन आप नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस पीरियड में है एग्रीमेंट है तो आप टेनेंट को खाली नहीं करा सकते हैं। ये सारी बातें इस पूरे एक्ट में कही गई हैं। आई थिंक आपको ये एक्ट समझ में आया होगा। याद रखेंगे कि असम पहला स्टेट है इसको अप्लाई करने वाला, इसको एडॉप्ट करने वाला। तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।